नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे कि जो बूस्टर रिवीजन बैच चल रहा है अपना, इसके अंदर आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ट्रांसफॉर्मर यानी परिणामित्र। अब दोस्तों इस चैप्टर से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग दे रखी है तो वो रिलेटेड पूछेगा। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कौन कौन से बनते हैं इस पे पूरा अपन चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, परिणामित्र यानी कि ट्रांसफॉर्मर, और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, एक्समर। दोस्तों सीधी भाषा में कहते हैं कि जो अपने गांव में कहते हैं कि डीपी, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर एक क्या है, तो एक विद्युत युक्ति है। और ये क्या करता है कि जो हमारा वोल्टेज होता है उस वोल्टेज या फिर धारा, वोल्टेज या धारा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ये ट्रांसफर कर वो चेंज करता है। एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है, चेंज कर देता है, जबकि ये पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता। तो बिना पावर फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। तो यहां परिभाषा से हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक, ध्यान से समझिएगा, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी स्थिर युक्ति है। इसमें कोई घूमने वाला भाग होता है क्या? जी नहीं। ट्रांसफॉर्मर एक कैसी युक्ति होगी, तो हम सीधा कहेंगे स्टैटिक यानी स्थिर युक्ति होती है, जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना आवृत्ति व पावर, दोस्तों ध्यान रखना, पहली प्राथमिकता पावर को देनी है और दूसरी प्राथमिकता किसको देनी है, आवृत्ति को। तो यहाँ पे बिना आवृत्ति व पावर बदले क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है, एक परिपथ को दूसरे परिपथ में ट्रांसफर कर देती है। कब? तो यहाँ पे सीधा कहेंगे कि बिना आवृत्ति बिना पावर बदले ही एक परिपथ से दूसरे में बदल देती है। ट्रांसफॉर्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन कहेगा कि निम्न में से कौन सी मशीन में घूमने वाला भाग नहीं होता है, तो हम सीधा कहेंगे ट्रांसफॉर्मर होता है। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग क्या है, रेटिंग बोले तो क्षमता, तो हम कहेंगे वोल्ट एम्पियर, या फिर दोस्तों इसको बड़ा रूप देना चाहे तो किलो से अपन क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो ये क्या बन गया, केवीए। अगर और बड़ा हो तो दोस्तों मेगा वोल्ट एमवीए यानी मेगा वोल्ट एम्पियर होता है। तो चाहे तो आप वीए कह दीजिए, केवीए कह दीजिए, चाहे एमवीए कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि भैया परिवर्तित तो किससे करेगा और अपरिवर्तित कौन होगा। तो परिवर्तित तो किससे करेगा, वोल्टेज और धारा को। तो पहली प्राथमिकता तो किसे देंगे हम, वोल्टेज को, और दूसरी प्राथमिकता यहाँ धारा को। दोस्तों ध्यान रखना, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटती है इसमें, ठीक है, और अगर वोल्टेज घटेगा तो धारा क्या होती है, बढ़ती है। किसमें, यहाँ परिवर्तित में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि पावर, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स, ये तीनों क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहते हैं। तो दोस्तों इसमें पावर फर्स्ट नंबर पे आएगी। पावर कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं 3% का फेरबदल होता है, तो हो सकता है हल्का सा उसमें वेरिएशन आ जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पावर, दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी रहेगी, फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट रहेगा फ्लक्स। तो आपसे पूछ ले क्या परिवर्तित नहीं होता, तो भैया तीनों परिवर्तित नहीं होते, बाकी दोनों परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर निम्न में से परिवर्तित, परिवर्तित को ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हिंदी को देखकर करोगे तो गलत हो सकता है, तो आप करना चेंज। तो चेंज से क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर किसे चेंज करता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो कि वोल्टेज, धारा, पावर, सभी, तो इनमें से क्या आएगा, तो पहली प्राथमिकता मैंने कहा कि वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, धारा, पावर, वोल्टेज व धारा दोनों, तो हम क्या कहेंगे, दोनों। तो यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज व धारा दोनों का ऑप्शन आ गया, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, धारा, आवर्ती, पावर, सभी। अब इसमें वोल्टेज है क्या, नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, धारा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न वही है, हिंदी के हिसाब से देखोगे तो परिवर्तित है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में परिवर्तित को क्या लिख रखा है, ट्रांसफर। ट्रांसफर, चेंज और ट्रांसफर, ट्रांसफर में अंतर है, ध्यान रखना। तो परिवर्तित को देख करके आप आंसर मत देना, यहां देखना कि चेंज है कि ट्रांसफर। अब ट्रांसफर कर रहा है तो वोल्टेज, धारा, तो ये तो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बचा कौन, पावर, और ए बी, ये तो होगा नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा, पावर। वोल्टेज नहीं होगा, ठीक है, आवर्ती, पावर, सभी, तो हम सीधा क्या कहेंगे, पावर। वोल्टेज, आवर्ती, पावर,
बी सी, तो भैया बी और सी आवृत्ति भी ट्रांसफर होती है और पावर भी क्या होती है, ट्रांसफर, ये चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे बी और सी हो जाएगा। फ्लक्स, आवृत्ति, पावर सभी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी। इस प्रकार से आप क्या दोगे, आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि जो ट्रांसफॉर्मर है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत या अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपसी प्रेरण, सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, आपको पहली प्राथमिकता तो बताना है क्या, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपसी प्रेरण, सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, ये एक ही है, नाम अलग अलग दे दिया गया है। ठीक है, कार्य प्रणाली की दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ अभी कार्य प्रणाली समझाने का मेरे पास में इतना समय नहीं है, फिर भी थोड़ा एक बार मैं बता देता हूं कि ट्रांसफॉर्मर की कोर पर स्थित प्राथमिक वाइंडिंग को जब हम एसी सप्लाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कोर है और ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है जो लोड से जोड़ते हैं और इसे सप्लाई से जोड़ते हैं। जब प्राइमरी पे अपन सप्लाई दे देते हैं तो यहाँ पे परिवर्तित प्रकार का क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा और ये चुंबकीय फ्लक्स सीधा इसमें जाएगा तो सीधा हम कहते हैं तथा यह कोर में प्रवाहित होगा, ये गया। स्थित द्वितीयक वाइंडिंग में चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत फ्लक्स परिवर्तन का छेदन करता है, क्योंकि बार बार ये फ्लक्स परिवर्तन का क्या हो रहा है, छेदन हो रहा है, और वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा प्राथमिक वाइंडिंग के प्रवाहित ईएमएफ की दिशा की क्या होती है, विपरीत। अगर दोस्तों इसमें ईएमएफ इस दिशा में जा रहा है तो इसमें दोस्तों नीचे आएगा, इसमें अगर नीचे आ रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं द्वितीयक वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ की दिशा दाहिने हाथ के ग्रिप नियम से, जो आपका दाहिना हाथ होता है पकड़ने का यो, तो ये ग्रिप नियम से हम क्या कर सकते हैं, इसकी दिशा चेक कर सकते हैं, जो हेलिक्स नियम से याद करते हैं। यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, दोस्तों 100% हम एसी देते हैं, डीसी कभी नहीं देते। क्यों, क्योंकि डीसी के अंदर इंडक्शन नहीं बनता। तो अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, इतना याद रखो बस। संयोजित कर दिया जाए तो आउटपुट वोल्टेज शून्य होता है तथा प्राथमिक वाइंडिंग कुछ ही समय में क्या हो जाती है दोस्तों, जल जाती है, क्योंकि वाइंडिंग में प्रेरकत्व तथा प्रेरकीय प्रतिघात शून्य होता है, जिससे उसका प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है। तो धारा अनंत हो जाएगी और वाइंडिंग क्या हो जाती है, जल जाती है। दोस्तों ये क्या है, इसका डायग्राम बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं सीधे जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला पढ़ेंगे दोस्तों मैन टैंक। अब मैन टैंक क्या होता है, जिसमें ऑयल भरा जाता है, जिसमें वाइंडिंग होती है, वही मैन टैंक है। यह ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा और मजबूत भाग होता है, जिसका आकार आयताकार या वर्गाकार होता है। यह कास्ट आयरन, किसका बनेगा मेरे दोस्तों, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यह इसमें ऑयल भरा होता है और आंतरिक भागों की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। यह निम्न क्षमता व वितरण ट्रांसफॉर्मर में ट्यूब प्रकार तथा उच्च क्षमता में कूलर युक्त टैंक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 500 केवीए से कम क्षमता के लिए प्लेन सीट या कोरोगेटेड प्रकार का टैंक प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य कार्य चुंबकीय परिपथ को पूर्ण तथा सघन रखना होता है। किसका, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये टैंक होता है, टैंक के अंदर यहाँ पे लोहे की क्या होती है, कोर होती है। तो यहाँ कोर कह दीजिए, करोड़ कह दीजिए। इसका काम क्या होता है कि जो अंदर चुंबकीय फ्लक्स बनता है उस चुंबकीय फ्लक्स को सघन और पूर्ण रखने का क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे कि इसके द्वारा फ्लक्स के लिए मार्ग प्रदान किया जाता है। तो भैया यहाँ पे ये पूरा का पूरा है कि एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक ये फ्लक्स पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो कोर ही करती है। यह सामान्यतः CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट या फिर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो दोस्तों इसमें पत्तियां जो होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील या फिर CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट। पहली प्राथमिकता दोस्तों इसको देते हैं, है ना। सबसे बेस्ट CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील तथा पावर ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, और जो बेस्ट है ये सबसे बेस्ट है, ये बेस्ट है सिलिकॉन स्टील यानी सामान्य ट्रांसफॉर्मर में हम करते हैं। नेक्स्ट सामान्य
HRGO यानी हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील यानी वितरण ट्रांसफॉर्मर में भी प्रयोग करते हैं। और स्ट्रेसिस हानि को कम करने के लिए कोर में 3 से 5% दोस्तों क्या मिलाई जाती है, सिलिकॉन मिलाई जाती है, जिससे स्ट्रेसिस हानि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, एडी करंट हानि को कम करने के लिए दोस्तों कोर को क्या किया जाता है, पटली कह दो या सस्तापित कह दो या पत्ती नुमा कह दीजिए, तो पटलित और लेमिनेटेड करते हैं, जिससे मोटाई, और इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.35 से 0.50 mm होती है। दोस्तों जो कोर का आकार है वो आई आकृति, सी आकृति, यू आकृति, ई आकृति, एल आकृति, ठीक है, ये टी नहीं होता, या फिर आ भी जाए तो देख लेना टी। तो यहाँ पे क्या है, बहुत कम चांस होते हैं टी के, बाकी इनमें सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। तो में होते हैं 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कोर की मोटाई कितनी होती है, 0.35 होती है, और 25 हर्ट्ज पर मोटाई कितनी होती है, यहाँ पे कोर की मोटाई 0.50 होती है। यानी जितनी कोर पतली होगी दोस्तों, वहां पे कोर जितनी पतली होती है, फ्रीक्वेंसी कोर जितनी पतली होती है, कोर की जो आवृत्ति होती है, कोर पर आवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है, यानी विलोम होता है, आवृत्ति ज्यादा मोटाई कम, मोटाई ज्यादा आवृत्ति कम। कोर तथा वाइंडिंग के मध्य लेदराइड पेपर या एम्पायर कपड़ा, बटर पेपर, प्रेस बोर्ड, वार्निश आदि प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यहाँ से इंपोर्टेंट पूछेगा, क्योंकि उसने क्या कह रखा है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, तो वाइंडिंग से रिलेटेड क्या है, कोर तथा वाइंडिंग के मध्य में जो अचालक पेपर लगाते हो, तो क्या लगाते हो, लेदराइड पेपर है, एम्पायर कपड़ा है, बटर पेपर, ये छोटे ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं, प्रेस बोर्ड है, वार्निश आदि हम प्रयोग करते हैं। उच्च आवृत्ति यानी स्पंद के लिए दोस्तों फेराइड कोर प्रयोग करते हैं, या फिर हम वायु कोर हम प्रयोग करते हैं। जबकि निम्न आवृत्ति जो नॉर्मल होता है, उसमें दोस्तों हम सिलिकॉन स्टील की क्या करते हैं, कोर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कोर के पदार्थ के लिए BH वक्र, कौन सा, BH वक्र लंबा और पतला होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होता है ये पतला, इस प्रकार से ये पतला और लंबा होता है। कोर में चुंबकशीलता अधिक और प्रतिष्ठम क्या होना चाहिए, हमेशा निम्न, यानी चुंबकशीलता तो ज्यादा होनी चाहिए, और प्रतिष्ठम ये एक प्रतिरोध है, चुंबक का प्रतिरोध, यानी तो प्रतिष्ठम निम्न होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर कोर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बनती है, जिसे लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोस्तों वाइंडिंग कुंडलन वेस्टर्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना वाइंडिंग टॉपिक। कोर पर विद्युत रोधी तांबे तार की क्या लगी होती है, कुंडली, तो दोस्तों यहाँ पे किसकी बनेगी, तो हम कहेंगे विद्युत रोधी तांबे तार की, या फिर आप कह सकते हो कि लेमिनेटेड तांबा तार कह दीजिए, अलनीकृत तांबा तार कह दीजिए, ठीक है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक वाइंडिंग। अब प्राथमिक वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग या मुख्य रूप पक्ष कहते हैं। अब इस वाइंडिंग को मेरे दोस्तों सप्लाई से जोड़ते हैं, जिस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीधा कि उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अरे दोस्तों क्या कहते हैं, तो हम सीधा उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जिसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है ना। आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ क्या कहलाएगा, स्व प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीयक कुंडलन यानी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों इसको माध्यमिक वाइंडिंग भी हम कहते हैं, और इस वाइंडिंग को हमेशा किससे जोड़ा जाता है, लोड से। तो जिस वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग, और जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, जिसको सप्लाई देते हैं, वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। और द्वितीयक वाइंडिंग में जो ईएमएफ प्रेरित होता है, वो प्रेरित ईएमएफ क्या कहलाएगा, सह प्रेरित, और इसमें स्व प्रेरित कहलाता है। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग है। दोस्तों आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा गर्म होने वाला भाग, तो सीधा ठोक देना वाइंडिंग। अब इस वाइंडिंग को ठंडा कौन करेगा, ऐसा तो जल जाएगी, तो इसको ठंडा करता है ऑयल। तो ये पूरी की पूरी जो वाइंडिंग है वो तेल के अंदर डूबी रहती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे बेलनाकार वाइंडिंग। अन्य प्रकार देखिएगा, बेलनाकार वाइंडिंग, आयताकार चालक वाइंडिंग, यह 6 केवी से 240 केवी विभव तक प्रयोग होता है, इसकी यांत्रिक दक्षता कम होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वर्ताकार चालक यानी कि वाइंडिंग। इसका उपयोग 33 केवी से 300 केवी
विभव तक किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी यांत्रिक जो दक्षता होती है वो मेरे दोस्तों क्या होती है, उच्च होती है। क्या होगी, उच्च होती है। अगला आता है यहाँ पे, वेरी मोस्ट है ये, क्रॉस ओवर वाइंडिंग या पंथातरण वाइंडिंग। इसका उपयोग हमेशा निम्न धारा और निम्न वोल्टेज, निम्न धारा निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है, किसका, क्रॉस ओवर वाइंडिंग का। ठीक है। और यहाँ पे एक होता है सैंडविच वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग सेल प्रकार ट्रांसफॉर्मर में की जाती है, सेल टाइप प्रकार, सेल क्रोड होता है उसमें करते हैं। निम्न वोल्टेज व उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज व उच्च वोल्टेज क्वाइलों को एकांतर परत में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हेलिक्स वाइंडिंग, इंटरलीव्ड वाइंडिंग। हेलिक्स वाइंडिंग को ही इंटरलीव्ड वाइंडिंग कहते हैं और इसकी क्षमता 160 केवीए से 10,000 केवीए तक होती है। सतत डिस्क वाइंडिंग, सतत डिस्क वाइंडिंग, इसकी क्षमता 200 केवीए से 10,000 केवीए तक होती है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है उसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होगी उसे ऑटो कहते हैं, और जिसमें दो वाइंडिंग होती है उसे बूस्ट ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो जिसमें दो वाइंडिंग होती है उसे बूस्ट ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में अधिक लपेट वाइंडिंग को क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज साइड कहते हैं, और जिस तरफ कम लपेट होते हैं उसको लो वोल्टेज साइड कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 टर्न दिए हमने, और सपोज करो यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा टर्न दे दिए, तो बहुत ज्यादा टर्न दे दिए तो इधर वोल्टेज ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इसे हाई वोल्टेज साइड कहेंगे। इधर टर्न कम है तो वोल्टेज भी कम है, और कम वोल्टेज है तो इसे लो वोल्टेज साइड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर में हमेशा वोल्ट प्रति टर्न अनुपात प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग का एक दूसरे के बराबर होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक टर्न में अगर 5 वोल्टेज है ना, तो यहां भी एक टर्न के अंदर 5 वोल्टेज ही होगा, यानी प्रति टर्न वोल्टेज समान होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। टर्नों की संख्या कितनी भी हो हमको मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक टर्न पर इधर 5 है तो इधर भी एक टर्न पे 5 होगा। अब इधर 3 टर्न है तो 3 से इंटू कर दो यानी कि 15 होगा, और सपोज करो इधर 10 है तो यहाँ पे 50 वोल्टेज होगा, लेकिन प्रति टर्न जो वोल्टेज का मान होगा ना वो सेम होता है, समान होता है। दोनों वाइंडिंग के मध्य बोलो कितना प्रतिरोध होगा, तो हम कहेंगे अनंत, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ रही है क्या, नहीं जुड़ रही, अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया ये तो, और ओपन सर्किट है तो अनंत प्रतिरोध। दोनों वाइंडिंग के मध्य में कोण कितना होगा, 180 डिग्री आमने सामने है। दोस्तों यहां पे बात करते हैं केवीए क्षमता। तो केवीए क्षमता होती है कोर क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती, यानी कोर क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, यानी ट्रांसफॉर्मर का आकार। तो ट्रांसफॉर्मर का आकार बढ़ेगा तो क्षमता भी बढ़ती है। आवृत्ति होती है क्रोड क्षेत्रफल के क्या होती है, विलोमानुपाती। और चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व होता है ये भी क्या होता है, कोर क्षेत्रफल के विलोम अनुपाती होता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल की बात करते हैं दोस्तों, यह एक तरल अचालक पदार्थ होता है। इसकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है, 30 से 50 केवी प्रति एमएम होती है। सीधा याद रखो इसमें कार्य, यानी एक तो ये वाइंडिंग को क्या करेगा, बिल्कुल ठंडा यानी शीतलता यानी कूलेंट कार्य करता है। दूसरा हो जाएगा इसमें कि वाइंडिंग के लिए इंसुलेशन। तीसरा हो जाता है स्पार्किंग को दूर करता है, बस, और ज्यादा याद मत रखो। नेक्स्ट यहाँ पे गुण क्या क्या है, तो भैया अज्वलनशील होता है, विद्युत का अचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, इसमें बिल्कुल नमी नहीं होती, पैरावैद्युतिक सामर्थ्य हमेशा उच्च होती है, यह ऑक्सीकृत नहीं होता, और इसकी शांता क्या होती है दोस्तों, निम्न होती है। नेक्स्ट इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, यानी 109 ओम मीटर होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, 0.85 से 1 पॉइंट क्या होता है, 88 होता है। इसका बहाव अधिकतम कितना होता है, तो 90 सेंटीमीटर होता, सॉरी 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आगे कि ऑयल की अम्लीयता यानी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH होती है, जिसका मान 0.05 मिलीग्राम होता है। यह अधिकतम 27 डिग्री पर क्या होता है, अधिकतम होता है।
दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ऑयल के अंदर जो स्लेज होता है यानी कीचड़ जो होता है वो कितना होता है, 1.2% होता है। यह ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाने वाली हवा ऑक्सीकृत के कारण क्या होता है, ये अंदर जो अंदर जाती है ऑक्सीजन, तो उसके ऑक्सीकरण के कारण ये कीचड़ तैयार होता है। तो दोस्तों 33 केवी की जो क्षमता होती है उसके लिए तो हम 33 केवी प्रति एमएम होता है, और 33 केवी से अधिक के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसके लिए 40 केवी प्रति एमएम पैरा वैद्युतिक क्षमता का हम क्या करते हैं, ऑयल प्रयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर ऑयल में ऑक्सीकरण व ऊष्मा के कारण अर्धठोस हाइड्रोकार्बन के बुलबुले बनते हैं, तो ये स्लेजिंग क्रिया कहलाती है। ऑयल की पैरावैद्युतिक क्षमता को मापने के लिए तेल परीक्षक यंत्र का हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। अब शुद्ध तेल की हम बात करते हैं तो दोस्तों ये पीला होता है, वैसे वास्तविक में तो ये क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और अर्ध शुद्ध होता है तो हल्का चॉकलेटी हो जाता है, और बिल्कुल ये बेकार होता है तो ये कैसा हो जाता है, काला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल के प्रकार। दोस्तों खनिज ऑयल होता है और एक सिंथेटिक ऑयल होता है। जो खनिज ऑयल होता है ये आपके पेट्रोल को शुद्ध करके बनाया जाता है, और उच्च क्षमता के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें हम प्रयोग करते हैं। ये जितने भी आउटडोर ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें खनिज ऑयल हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ सिंथेटिक ऑयल, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सिलिकॉन पदार्थ होता है इसको हाइड्रोकार्बन द्रव में मिला करके हम क्या करते हैं दोस्तों, तैयार करते हैं, और ये कृत्रिम विधि से तैयार होता है। इसका उपयोग जो होता है वो निम्न क्षमता के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिनका उपयोग हम इनडोर ट्रांसफॉर्मर या सुरंग के अंदर हम करते हैं, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं। ऑयल परीक्षण की विधियां एक होती है क्षेत्र परीक्षण, एक होती है क्रैकल परीक्षण, एक होती है अम्लता परीक्षण, एक होती है डाइलेक्ट्रिक ट्रैप परीक्षण होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आग बिंदु यानी फायर पॉइंट। ट्रांसफॉर्मर ऑयल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे आग बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, उसे आग बिंदु कहते हैं, और ये कितना होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। स्फुरांक बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट। ट्रांसफॉर्मर ऑयल की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन द्रव जिस तापमान पर वाष्पित होने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और यह तापमान 140 डिग्री से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल होता है वो 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलने लगता है। यहाँ पे बात करेंगे कंजर्वेटर टैंक यानी सक्शन टैंक। यह मैन टैंक के ऊपर मैन टैंक के ऊपर दो पाइपों के द्वारा लगा होता है। दोस्तों मैन टैंक ये होता है, इसके ऊपर दो पाइप होते हैं और यहाँ पे एक अर्ध यानी कि इस प्रकार से गोल यानी बेलनाकार भाग होता है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कंजर्वेटर कहलाता है। इसमें आधे स्तर तक ऑयल भरा होता है, इसका आकार जो है बेलनाकार होता है। दोस्तों इसका काम क्या है, तो हम कहेंगे ऑयल का तापमान 20 डिग्री से 95 डिग्री बढ़ने पर फैलने के लिए क्या करता है, स्थान प्रदान करता है, और तापमान घटने पर यह ठंडा होकर के सिकुड़ता है, तो मुख्य ऑयल टैंक के अंदर तेल की क्या करता है, आपूर्ति करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व टैंक भी कहते हैं, किसका, ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ब्रीदर यानी कि श्वसक, जिसे साइंस या अभिदिशक या श्वासी कहते हैं। भाई जस्ट हमने अभी पढ़ाई की है, ठीक है, ये तो कंजर्वेटर है, ये तो कंजर्वेटर है, और यहीं से दोस्तों एक बोतल सी लटकी होती है ये, और इस बोतल का कार्य, इस बोतल को क्या कहते हैं, ब्रीदर। और इस ब्रीदर के अंदर क्या भरी होती है, सिलिका जेल। क्या कहते हैं, सिलिका जेल होती है। और ये सिलिका जेल क्या करती है कि बाहर से जो अंदर हवा जा रही है तो बाहर वाली हवा से नमी को अवशोषित कर लेती है। तो यह कंजर्वेटर के ऊपरी भाग से लोहे के पाइप द्वारा जुड़ा होता है। ब्रीदर में सिलिका जेल भरी जाती है जिसका मुख्य कार्य ऑयल टैंक में प्रवेश करने वाली हवा की नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है। दोस्तों इसका रासायनिक पदार्थ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है भाई। तो अशुद्ध सिलिका जेल को दोबारा शुद्ध करने
के लिए यहाँ 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ओवन में गर्म किया जाता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है क्या? तो यहां इसको गर्म करके वापस इसको सही कर सकते हैं। अब दोस्तों वेरी मोस्ट ये है कि सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, कब? तो मैं ये कहूंगा जब वो शुद्ध सिलिका जेल होती है, जब अपन प्रयोग नहीं लेते हैं, तो शुद्ध होने पर उसका रंग कैसा होता है? नीला। और जब वो आधी बेकार हो जाती है या अर्ध नम हो जाती है तो बैंगनी। और जब पूर्ण तरीके से वो बेकार हो जाए या अशुद्ध सिलिका जेल हो जाए या पूर्ण तरीके से वो क्या हो जाए, नमी युक्त हो जाती है, तो वो लाल गुलाबी या फिर सफेद हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आगे हम चर्चा करेंगे कि जरूरी नहीं है कि हम सिलिका जेल ही यूज करें, इसके अलावा और भी अन्य प्रकार के ब्रीदर में रबर प्रयोग कर सकते हैं, थर्मोसाइफन प्रयोग कर सकते हैं, फिल्टर होता है, गैस कुशन या फिर ड्राई फ्राम हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला आता है यहाँ पे प्रेशर रिलीज वाल्व, जिसे विस्फोटक वाल्व या फिर एक्सप्लोजन वेंट या सुरक्षा वाल्व कहते हैं। तो दोस्तों कुकर देखा होगा, कुकर के हैंडल के नीचे एक छोटा सा बोल्ट आता है, उस बोल्ट का जो काम होता है ना, वही काम इसका होता है। तो यहाँ पे सीधा सा हम ये कहते हैं कि भैया जब इसमें लोड का मान बढ़ जाता है तो यहाँ पे कंजर्वेटर और मैन टैंक की सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक अलग से क्या लगाया जाता है, ये लगाया जाता है जिसे अपन प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। तो इसमें आगे पर्दा लगा होता है, वो पर्दा क्या होता है कि क्षमता से अधिक होने पर, दाब अधिक होने पर ये पर्दा फट जाता है और एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर निकाल देता है। जब ट्रांसफॉर्मर के मुख्य टैंक में ऑयल का दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसका डायफ्राम क्या हो जाता है, टूट जाता है और अतिरिक्त ऑयल बाहर निकल जाता है। यह मैन टैंक व कंजर्वेटर टैंक की क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा करता है। तो ये एक प्रकार की क्या है, सुरक्षा युक्ति होती है। अगला आता है दोस्तों बकौल्ड रिले, यानी गैस प्रेशर दाब रिले। दोस्तों ये एक प्रकार की क्या होती है, बकौल्ड रिले होती है। और बकौल्ड रिले का मतलब ये होता है कि ये जैसे मैन टैंक है और ये कंजर्वेटर है, तो यहाँ पे इस कंजर्वेटर और मैन टैंक के बीच में यहाँ पे क्या लगी होती है, बकौल्ड रिले होती है। तो ये आंतरिक दोष को क्या करती है दोस्तों, दूर करती है। यह ट्रांसफॉर्मर के आंतरिक दोष होने की जानकारी प्रदान करता है। यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अलार्म घंटी द्वारा ऑपरेटर को सूचना प्रदान करते हैं, लेकिन अधिक शॉर्ट सर्किट या लोड होने पर ट्रिपिंग रिले ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से दोस्तों क्या कर देती है, अलग कर देती है। यह केवल पावर ट्रांसफॉर्मर में ही प्रयोग होती है, वितरण ट्रांसफॉर्मर में यह बकौल्ड रिले नहीं होती है और इसे गैस प्रचालित रिले कहते हैं दोस्तों। इसमें इंडक्शन टाइप रिले का हम क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों टैपिंग स्विच। यहाँ पे टैपिंग स्विच यानी टैप चेंजर, यह सेकेंडरी वाइंडिंग पर स्थापित होता है जिसके द्वारा द्वितीयक वाइंडिंग के टैप्ड सिरों को चेंज करके वोल्टेज मान को नियंत्रित करते हैं। यह हाई वोल्टेज साइड पर लगा होता है और यह दो प्रकार का होता है दोस्तों। तो हाई वोल्टेज साइड पर लगा होता है, एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर और एक होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। तो सीधा सा याद रखो कि हाई वोल्टेज साइड लगा होता है और जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कम ज्यादा करने के लिए अपन टैप चेंजर का क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। फिर आता है बुश इंसुलेटर। तो यह चीनी मिट्टी के बने होते हैं जिसकी पैरावैद्युतिक क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। इसका मुख्य कार्य बुश इलेक्ट्रोड को बॉडी से पृथक होता है दोस्तों, यानी कि ये हमारा क्या है, तो हम ये कहेंगे मैन टैंक। तो अंदर से वाइंडिंग के जो सिरे बाहर निकलेंगे वो बॉडी के टच हो जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगाया जाता है, इंसुलेटर लगाया जाता है। तो ये इंसुलेटर और इसके बीच में इलेक्ट्रोड डाल दिया जाता है। तो बुश इलेक्ट्रोड को बॉडी से क्या करना होता है, पृथक करना होता है। इसमें छोटे होल होते हैं जिनमें ऑयल भरा जाता है। दोस्तों यहाँ बुश इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। यह पीतल की धात्विक छड़ होती है। इसका मुख्य कार्य वाइंडिंग व लोड सप्लाई के सिरों को संयोजित करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यह बुश इंसुलेटर के मध्य में स्थापित होता है। अब दोस्तों आता है डाटा प्लेट। यह एल्यूमिनियम की चौकोर या आयताकार में होती है। इस पर ट्रांसफॉर्मर का पूरा विवरण छपा होता है।
जैसे कि केवीए क्षमता होती है, इनपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज है, लोड धारा है, ऑयल है, केजी कितना वजन होता है, कुल वजन यानी, वाइंडिंग संयोजन है, मॉडल नंबर, फ्रेम साइज आदि। तो दोस्तों जो हमारा ये मेन टैंक होता है तो इसके ऊपर एक डाटा प्लेट लगी होती है, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कूलिंग पाइप या रेडिएटर। तो दोस्तों यहाँ पे मेन टैंक होता है तो इसके साइड में ऐसे पाइप लगे होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये क्या करते हैं, इनमें ऑयल का प्रवाह होता रहता है धीरे धीरे। तो ये क्या करता है, हवा जैसे टकराती है तो ये ऑयल को ठंडा करता है, यानी अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालता है। तो इनमें ऑयल का प्रवाह होता है। इसका मुख्य कार्य ऑयल की ऊष्मा को अवशोषित करके ऑयल को ठंडा करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कूलिंग फैन की बात करते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर में रेडिएटर को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे होता है आउटलेट वाल्व, यानी कि ऑयल को बाहर निकालने के लिए नीचे इसके पैंदे में एक बोल्ट होता है, तो उसे कहते हैं। खराब ऑयल को ट्रांसफार्मर के जिस वाल्व से बाहर निकाला जाता है उसे आउटलेट वाल्व कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर की तली यानी पैंदे के अंदर लगा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनलेट वाल्व। इस वाल्व के द्वारा ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है और यह कंजर्वेटर के ऊपरी भाग पर दोस्तों क्या होता है, लगा होता है। इसे ड्रेन कॉक भी कहते हैं। ताप मापी की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओटीआई यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटेड, ठीक है। एक होता है डब्ल्यूटीआई, तो यहाँ वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटेड। तो ये तो वाइंडिंग का तापमान मापेगा और ये ऑयल का तापमान मापता है। नेक्स्ट ऑयल मापी। तो ऑयल मापी यानी ऑयल का आयतन यानी लेवल मापता है ये, ठीक है, ये ऑयल कितना है। यहां पे बात करते हैं दोस्तों अर्थ प्लेट। तो ट्रांसफार्मर में दो अर्थ प्रयोग करते हैं, एक तो न्यूट्रल से संयोजन करते हैं और एक बॉडी से संयोजित करते हैं। अर्थ प्लेट का मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर के सभी भागों को क्या करते हैं, विभव शून्य करना होता है। अब दोस्तों लिंब मेंबर भुजा, इसमें क्या होता है, जैसे कोर है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि कोर का जो भाग खड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंब कहते हैं। कोर का जो भाग आड़ा होता है, क्षैतिज होता है, ठीक है, क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आधार यानी कि योक कहते हैं। और दोस्तों दो लिंब है तो दो लिंब के बीच में खाली जगह है, इसको हम कहते हैं विंडो। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको विंडो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझा दिया कि ये खड़ा भाग है दोस्तों, और ये दोस्तों जो खड़ा भाग है ये तो क्या कहलाएगा, लिंब, ठीक है। और ये दो आधे भाग है क्षैतिज, इनको कहते हैं योक, और बीच का भाग क्या कहलाएगा, यहाँ पे विंडो कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि रूपांतरण अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या तथा प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या का अनुपात बोलो क्या कहलाएगा, रूपांतरण अनुपात कहलाता है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे ये के क्या है, तो के ही आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है। अब क्वेश्चन पूछे कि के का मान अगर 1 से ज्यादा है, तो के का मान 1 से ज्यादा है तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना जो सेकेंडरी वाला है वो ज्यादा होगा केवल धारा को छोड़ करके, क्योंकि धारा वोल्टेज के क्या होती है, जस्ट उल्टी। यदि के का मान 1 से क्या हो, कम होता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी वाला जुगाड़ क्या होगा दोस्तों, कम होगा, और प्राइमरी देखो ज्यादा होगा केवल धारा को छोड़ करके। और यदि के का मान दोस्तों क्या हो जाए, 1 के बराबर हो, तो फिर दोनों ही सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे ये ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों समीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का समीकरण क्या होगा, तो सीधा याद रखना है आपको, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है कि E बराबर 444 फाई एफ एन याद रखना है। क्लियर। बाकी आपको ज्यादा वो नहीं रखना। प्राथमिक वाइंडिंग में धारा याद रखनी हो तो केवीए इंटू 1000 बटा ईपी। ईपी का मतलब है कि प्राइमरी में ईएमएफ, ठीक है, ये याद कर सकते हो। सेकेंडरी में धारा ज्ञात कर सकते हो तो केवीए से निकालना चाहो तो ये, और ईपी इंटू आईपी बटा ईएस से हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रकार, ट्रांसफॉर्मर के जो प्रकार होते हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पे कोर प्रकार के आधार पे हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के प्रकार हैं कोर आधार पर, और उसमें भी पहला आता है आपके कौन सा,
कोर। तो ये आकृति आपको नजर आएगी दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें आप बता सकते हो खड़ा भाग तो लिम्ब कहलाएगा, तो दो तो लिम्ब है और दो इसमें आधार है, एक विंडो है दोस्तों, ठीक है। और फ्लक्स को गुजरने के लिए कितने मार्ग है यहाँ पे, हम सीधा कहेंगे एक ही रास्ता है। यानी क्रोड में आकृति कौन सी प्रयोग होगी, एल। लिम्ब कितने हैं, दो। आधार कितने हैं, दो। विंडो कितनी है, एक। चुंबकीय फ्लक्स मार्ग कितना है, एक। चुंबकीय फ्लक्स लीकेज दोस्तों, जितने फ्लक्स यानी मार्ग कम होंगे तो लीकेज धारा क्या होती है, ज्यादा होती है। वाइंडिंग कौन सी होगी, कॉन्सेंट्रिक यानी सकेंद्रीय प्रकार वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। उपयोग दोस्तों, उच्च वोल्टेज पर निम्न वोल्टेज शक्ति प्रदान करने के लिए, अर्थात उच्च वोल्टेज पर कार्य करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, समान। इसमें रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम क्या होता है, अधिक होता है। और हानि भी दोस्तों क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सेल टाइप। सेल टाइप को हम क्या कहते हैं, आवरण या प्रकोष्ठीय प्रकार कहते हैं। दोस्तों देखो, एक, दो, तीन। तीन तो इसमें क्या हो गए, लिम्ब। दो इसमें क्या हो गए, योग। और इसमें दो क्या हो गए, विंडो। और देखो एक रास्ता तो ये रहा और एक रास्ता ये रहा, तो दो चुंबकीय रास्ते होते हैं। आकृति कौन सी होगी, ई और आई इसमें प्रयोग करते हैं। लिम्ब कितने होंगे, तीन। आधार यानी योग कितने होंगे, दो। विंडो कितने होंगे, दो। चुंबकीय फ्लक्स मार्ग, दो। चुंबकीय फ्लक्स लीकेज दोस्तों कम होता है। और इसमें जो वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं वो सैंडविच या इंटरलीव्ड, सैंडविच या इंटरलीव्ड हम प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग जो है सिंगल फेज व थ्री फेज स्टेप अप व स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और दोस्तों प्रतिष्ठम इसमें कम होता है, रानी भी क्या होती है, इसमें कम होती है। इसकी जो मध्य की भुजा होती है वो साइडों की तुलना में मोटी होती है। साइडों में पतली होती है और बीच वाली होती है वो दुगनी मोटी होती है। इसमें दोनों वाइंडिंग मध्य भुजा पर ही लपेटते हैं, जिसके निम्न कार्य, पहला कार्य क्या है, चुंबकीय फ्लक्स लीकेज कम होता है और प्रेरित ईएमएफ अधिक होता है। वाइंडिंग का कपलिंग गुणांक भी दोस्तों कम होता है। नेक्स्ट जैसे आपसे कहेगा एक होता है बेरी टाइप। दोस्तों यहाँ पे मैं बेरी टाइप की बात कर रहा हूं, तो इसमें एक, दो, तीन, चार, इसमें अनेक सारी कोर होती है जिसको इस प्रकार से लपेटा जाता है। अब दोस्तों इसमें ई और आई। लिम्ब की बात करते हैं तो सात आठ, आधार की बात करते हैं तो चार पांच, विंडो की बात करते हैं तो पांच छह। इसमें फिक्स नहीं होता तो इसका पूछेगा नहीं। तो इसमें एक ही चीज पूछेगा कि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स लीकेज होता है वो सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है। बाइंडिंग इसमें हम सैंडविच प्रकार की हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और विशेष आकार यानी उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मध्य की भुजा पर ही बाइंडिंग स्थापित करते हैं। नेक्स्ट होता है एक स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में कोर यानी लंबी स्टील की रिबन के गोलाकार या अर्ध या दीर्घ वृत्ताकार रूप में कुंडलित होती है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होता है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, न्यूनतम। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। एक होता है दोस्तों फेराइड क्रोड युक्त। अब इसका प्रतिरोध हमेशा ज्यादा होता है। और किसकी बनी होती है, तो कार्बन या ग्रेफाइट की बनी होती है दोस्तों। ये रहा, कार्बन या ग्रेफाइट की बनी होती है और उच्च फ्रीक्वेंसी पर क्या होते हैं, ये प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर कि जो लीकेज फ्लक्स होता है यानी क्षरण फ्लक्स, तो वह फ्लक्स जो मेन परिपथ में न जाकर अन्य परिपथ में चला जाता है तो लीकेज हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जो लीकेज होता है ये अनुपयोगी हो गया और लोड पर निर्भर होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, ये असमान होता है। तो यह लोड के क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कोर फ्लक्स। वह फ्लक्स जो कोर में उत्पन्न होता है कोर फ्लक्स कहलाता है। और ये दोस्तों उपयोगी फ्लक्स होता है क्योंकि ये यूज आता है तो लोड पर निर्भर नहीं होता। प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में क्या होता है दोस्तों, ये समान होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कि आउटपुट में हमें कैसा मिला। तो दोस्तों इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जिसे अपसाइड ट्रांसफॉर्मर या आरोही ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये कोर है, इधर हमने लपेटा ये, तो भैया कम वाइंडिंग है कि नहीं है, कि है। तो कम वाइंडिंग है तो वोल्टेज भी क्या है, कम। और इधर वाइंडिंग क्या है, ज्यादा, तो वोल्टेज भी क्या है, ज्यादा। तो वह ट्रांसफॉर्मर जो कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में बदल देता है उसे ही हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब देखो इसमें एक है ये प्राथमिक वाइंडिंग और एक है द्वितीयक वाइंडिंग।
तो दोस्तों लपेट संख्या की बात करते हैं तो प्राथमिक निम्न होती है, ये ज्यादा होती है। व्यास की बात करते हैं तो ये मोटी होती है, ये पतली होती है। प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये कम और ये ज्यादा। प्रतिघात ये अधिक और ये निम्न। प्रेरकत्व ये अधिक और ये निम्न। वोल्टेज की बात करते हैं तो ये निम्न और ये उच्च। धारा की बात करते हैं तो ये अधिक और ये निम्न। और यहाँ पे संयोजन की बात करते हैं तो ये डेल्टा स्टार और ये डेल्टा होता है। अब दोस्तों आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके माइंड में अभी सेट करूं तो इतना समय नहीं है। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की, ताकि माइंड में सेट हो सके। वह ट्रांसफॉर्मर जो निम्न वोल्टेज को दोस्तों किस में बदल दे, ये देखो, निम्न वोल्टेज उच्च धारा को उच्च वोल्टेज निम्न धारा में परिवर्तित करता। सीधा याद रखो, वोल्टेज से वोल्टेज जोड़ दो, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। दोस्तों इसका रूपांतरण होता है वो एक से अधिक होता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है वो पारेषण लाइनों में उत्पादन केंद्र पर किया जाता है। इसमें टर्न टर्न कह दो, लपेट कह दो, मोड़ कह दो, का अनुपात हमेशा एक से क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है मेरे दोस्तों दूसरा, और दूसरा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि अपचायक ट्रांसफॉर्मर, जिसे अवरोही ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो वह ट्रांसफॉर्मर जो उच्च वोल्टेज को दोस्तों किस में बदल दे, निम्न वोल्टेज में बदलता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। इसका रूपांतरण हमेशा एक से क्या होता है, कम। और इसमें लपेट जो होता है, टर्न लपेट, वो एक से क्या होता है दोस्तों, कम होता है। यानी कि प्राइमरी में लपेट संख्या ज्यादा होगी और सेकेंडरी में क्या होगा, कम। तो यहाँ लपेट ज्यादा तो वोल्टेज भी ज्यादा, यहाँ लपेट क्या है, कम, तो वोल्टेज भी कम। तो ज्यादा को क्या करेगा, ये कम करता है। इसका उपयोग वितरण कार्यों में, टीवी में, रेडियो, बैटरी चार्जर आदि में किया जाता है। यह एक प्रकार का पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं, देखो, प्राथमिक वाइंडिंग और इधर द्वितीयक वाइंडिंग। तो यहां पे लपेट संख्या प्राइमरी में तो अधिक, सेकेंडरी में कम। व्यास की बात करते हैं तो ये पतले तार, ये मोटे तार की। प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसमें अधिक और इसमें निम्न। प्रतिघात की बात करते हैं तो यहाँ निम्न, यहाँ अधिक। प्रेरकत्व की बात करते हैं तो इसमें निम्न और इसमें अधिक होता है। वोल्टेज की बात करते हैं तो प्राइमरी में उच्च और सेकेंडरी में निम्न होता है। धारा की बात करते हैं तो प्राइमरी में निम्न और सेकेंडरी में उच्च। तो यहाँ डेल्टा होगा और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ नेक्स्ट आता है आपके आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, पृथककारी ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर या बैक टू बैक ट्रांसफॉर्मर। अब दोस्तों इसमें दोनों वाइंडिंग जो टर्न है वो क्या होते हैं, बराबर। तो दोनों वाइंडिंग समान, लपेट संख्या भी समान, व्यास भी समान, वोल्टेज भी समान। दक्षता दोस्तों क्या होगी, 100%। प्रतिरोध 0, हानि भी 0, प्रतिघात अनंत, प्रेरकत्व भी अनंत होता है। और यहाँ रूपांतरण अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 होता है। लीकेज धारा 0 होती है। रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन भी दोस्तों क्या होता है, 0। और चुंबकशीलता दोस्तों क्या होती है, अनंत होती है। वाइंडिंग में वोल्टेज व धारा के मध्य 90 डिग्री का क्या होता है, अंतर होता है। इसका उपयोग विद्युत झटके से बचने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आउटपुट क्षमता के आधार पर। अभी पढ़ रहे थे आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, अब पढ़ रहे हैं हम क्षमता के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पे स्व परिणामित्र यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, और इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है दोस्तों। ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक वाइंडिंग होती है और ये स्व प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, जबकि हमारा सामान्य जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो सह प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दोनों वाइंडिंग यानी कि विद्युतीय और चुंबकीय रूप से क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है, जबकि सामान्य ट्रांसफॉर्मर में केवल चुंबकीय रूप से दोनों वाइंडिंग जुड़ी होती है। इसमें टेरोडाइल कोर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक प्रकार का परिवर्तित ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मर होता है। इसमें एक गोल सा ऊपर रोटरी स्विच की तरह होता है, उसको आराम से घुमा करके वोल्टेज मान को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें रोटरी स्विच को घुमा करके आउटपुट वोल्टेज मान को टर्नों के आधार पर परिवर्तित करते हैं। इसकी दक्षता दोस्तों अन्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। इसमें 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तुलना में लपेट संख्या 2 से 3 होती है। इसमें तांबे की बचत होती है, ताम्र हानि क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यह प्रेरकीय व चालकीय दोनों रूप से क्या होता है,
जुड़ा होता है। इसका उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण, फील्ड रेगुलेटर, बूस्टर, ट्रांसमिशन लाइनों में बूस्टर के रूप में आदि में किया जाता है। बोलो आकार कैसा? छोटा, कीमत सस्ता, वजन हल्का होता है। और ये दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, एक होता है वेरियक। तो इसमें कुछ नहीं है कि सेकेंडरी से अगर 6-7 टर्न निकाल दिए जाते हैं और 6-7 टैपड निकाल दिए जाते हैं तो उसी को हम 7-8 टैपिंग निकालते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ वेरियक ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। दोस्तों ये है वेरी वेरी मोस्ट उपकरण ट्रांसफॉर्मर, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धारा परिणाम मित्र जिसे हम करंट ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट में सीटी कहते हैं, एक होता है विभव परिणाम मित्र यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि देखो ये तो जुड़ता है लाइन के श्रेणी क्रम में, इसकी प्राइमरी ये है और सेकेंडरी है। सेकेंडरी के श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ दिया जाता है, इसकी क्षमता होती है दोस्तों 5 एम्पियर। यहाँ पे बात करते हैं पीटी। जो पीटी होता है वो लाइन के समांतर क्रम में होता है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। सेकेंडरी में एक बीच में लोड लगा दिया जाता है छोटा सा और इसके समांतर में वोल्टमीटर लगा दिया जाता है। वोल्टमीटर की जो क्षमता होती है वो 110 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 110 वोल्ट। अब देखो ध्यान से, इसकी प्राइमरी जो होती है ना, सीटी की जो प्राइमरी होती है वो मोटे तार कम लपेट, यानी 1 से 5 टर्न लगा सकते, अधिकतम 5 टर्न लगा सकते हो। प्रतिरोध दोस्तों इसका कम होता है, प्रतिघात अधिक होता है, किसका? प्राइमरी का। जबकि मैं बात करता हूं पीटी के अंदर ये पतले तार अधिक लपेट की प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिघात कम होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे द्वितीयक वाइंडिंग में। तो इसकी द्वितीयक वाइंडिंग देख सकते हो डायग्राम में भी कि पतले तार है, अधिक लपेट है, प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। जबकि इसमें देखो इसकी द्वितीयक वाइंडिंग मोटे तार कम लपेट, प्रतिरोध कम, प्रतिघात ज्यादा होता है इसका। ठीक है, यह लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कौन? ये पूरा है। और ये लाइन के समांतर क्रम में संयोजित होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में एमीटर लगा होता है जिसकी क्षमता कितनी होती है? 5 एम्पियर। और इसमें हम वोल्ट मीटर लगा होता है, तो समांतर में वोल्ट मीटर लगा होता है जिसकी क्षमता कितनी होती है? 110 वोल्टेज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह एक प्रकार का धारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यह वोल्टेज स्टेप डाउन है या फिर धारा स्टेप अप होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, वेरी मोस्ट है, इसका उपयोग उच्च धारा को मापने के लिए या फिर उच्च धारा से सुरक्षा करने के लिए। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज को मापने के लिए या फिर उच्च वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। और इसकी द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा क्या रहती है दोस्तों? बंद रहती है। और इसकी यहाँ पे समांतर में छोटा सा लोड लगा होता है। और इसकी जो क्षमता होती है ना, इस क्षमता को दोस्तों हम क्या कहते हैं? बर्डन क्षमता कहते हैं। और बर्डन क्षमता को वोल्ट एम्पियर या केवीए में मापते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। एक होता है यहाँ पे सीटी। तो दोस्तों ये सीटी का ही भाग है जिसे हम क्लिप ऑन टेस्टर कहते हैं। इसमें धारा जारी है, इसमें निरंतर धारा जारी है, तो ये बिना अड़चन डाले इस धारा को मापना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है एक अलग, तो ये कोर होती है, इसका जबड़ा खुलता है यहाँ और इसको ऐसे पसा लिया जाता है यो, और पसा लिया जाता है तो इसमें धारा जारी है, तो चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे एक एमीटर लगा होता है और एमीटर से हम इसमें जा रही धारा को आसानी से क्या कर लेते हैं? माप लेते हैं। तो दोस्तों ये सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर ही होता है। तो इसका उपयोग धारावाही चालक तार में बिना रुकावट डाले लोड धारा को आसानी से माप लिया जाता है। यह केवल एसी पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है और एक प्रकार का ये क्या है? करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी होता है। इसकी सेकेंडरी में श्रेणी क्रम में एमीटर लगा होता है जो 5 एम्पियर क्षमता का होता है। और सीटी के अंदर भी तो यही लग रहा है 5 एम्पियर क्षमता का। नेक्स्ट दोस्तों आगे बात करते हैं फेज संख्या के आधार पर। तो दोस्तों एक यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो एकल कला परिणाम मित्र, यह एकल यानी एसी सप्लाई पर कार्य करता है। और इसका जो वोल्टेज उपयोग है वो छोटे घरेलू उपकरणों में किया जाता है, जैसे टीवी है, रेडियो है, चार्जर है, इन्वर्टर आदि। सिंगल फेज की अगर क्षमता पूछ ले तो 250 ठोक देना सीधा। इसमें कोर व सेल प्रकार के क्रोड हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। तो ये है आपका कौन सा? सिंगल फेज। तो इस प्रकार से एक तार आता है और यहाँ बीच में से टैपर निकाल लिया जाता है, और एक यहाँ से होता है, और जो यहाँ होता है न्यूट्रल
इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी 3 कला परिणामित्र। तो ये 3 फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है और इसमें कौन सी प्रकार होगी, कोर की सेल टाइप होती है। इसका उत्पादन केंद्रों पर स्टेप अप के रूप में तथा वितरण केंद्रों पर स्टेप डाउन के रूप में किया जाता है। अब आता है दोस्तों स्थापना स्थल के आधार पर। स्थापना स्थल के आधार पर तो आउटडोर ट्रांसफार्मर, आउटडोर का मतलब क्या है, खुले में स्थापित हो जाना। तो दोस्तों यहाँ पे यह खुले स्थानों में स्थापित होता है। यह उच्च केवीए क्षमता के होते हैं। कौन, तो आउटडोर ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन व वितरण केंद्रों पर किया जाता है और इसमें खनिज ऑयल प्रयोग किया जाता है। अब आता है इंडोर ट्रांसफार्मर, जो भवनों के अंदर स्थापित करते हैं। तो ये भवनों के अंदर होता है और ये निम्न केवीए क्षमता के होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इसका उपयोग सुरंग, प्रयोगशाला, उद्योगशालाएं, ठीक है, आदि में किया जाता है और इसमें सिंथेटिक ऑयल प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो कृत्रिम विधि द्वारा हम तैयार करते हैं। खनिज प्रणाली के आधार पर दोस्तों, सॉरी शीतलन के आधार पर। अब यहाँ पे देखो, एक होता है प्राकृतिक रूप से शीतलित जो 15 केवी क्षमता का होता है, एक तेल के द्वारा शीतलित जो 500 केवीए द्वारा, पानी द्वारा शीतलित जो 500 केवीए से अधिक होता है और वायु ट्यूब शीतलित जो 1000 केवीए से अधिक होता है। अब अन्य विधि और होती है दोस्तों यहाँ पे, तो हम बात करेंगे ONAN यानी ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ONAF ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, OFAF ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, OFAN ऑयल फोर्स्ड एयर नेचुरल, ऑयल सॉरी ODAD यानी ऑयल डायरेक्ट एयर डायरेक्ट, ODAF ऑयल डायरेक्ट एयर फोर्स्ड, ODWF ऑयल डायरेक्ट वाटर फोर्स्ड, OFWF ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। दोस्तों ये फुल फॉर्म याद कर लेना, एक बार फेर के जरूर जाना। ठीक है, तो यहाँ सीधी सीधी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। व्यापार यानी व्यवसाय के आधार पर, तो ये पावर ट्रांसफॉर्मर है, शक्ति परिणामित्र। इस ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता 2000 केवीए से 20000 केवीए तक होती है। और एक चीज ध्यान रखना, इसकी अधिकतम जो दक्षता होती है हमेशा फुल लोड पर होती है, पूर्ण भार पर होती है। और इसमें लोह हानि क्या होती है दोस्तों, अधिक। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है यानी वितरण ट्रांसफॉर्मर, तो इसकी केवीए क्षमता 5 केवीए से लेकर के 2000 केवीए क्षमता होती है। इसकी अधिकतम जो दक्षता है हमेशा आधे भार पर होती है, यानी आधे भार पर यानी 1/2 लोड पर होती है। और इसमें ताम्र हानि दोस्तों क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं LVDT यानी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इसका उपयोग रेखीय विस्थापन मापने में किया जाता है। RVDT यानी रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसका उपयोग घूर्णीय विस्थापन मापने में किया जाता है। एक होता है यूनिट ट्रांसफॉर्मर, इसका उपयोग मध्यम उत्पन्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ग्रिड स्टेशन पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग संयोजन दोस्तों। तो यहाँ पे वाइंडिंग संयोजन के दोस्तों यहाँ पे है, तो ये पूरा का पूरा संयोजन अलग अलग प्रकार से होता है दोस्तों। अब इसको कैसे ये आडा टेढ़ा तो दोस्तों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक होता है दोस्तों स्टार डेल्टा संयोजन, ठीक है, मैं एक एक बता देता हूँ। ये डेल्टा, ये भी डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा स्टार संयोजन है, डेल्टा डेल्टा संयोजन, ठीक है। और डेल्टा डेल्टा संयोजन में यहाँ पे कुल टर्मिनल 6 होता है, न्यूट्रल होता नहीं है, 180 या 0 डिग्री पे होता है। दूसरा होता है स्टार स्टार, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार स्टार है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, ठीक है। इसमें सीधा यही है, उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होता है एक कि डेल्टा स्टार, तो डेल्टा स्टार होता है, तो इस स्टार से दोस्तों न्यूट्रल निकाला जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और इसमें टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। एक होता है स्टार डेल्टा प्रकार का, ठीक है, ये होता है। और एक होता है दोस्तों यहाँ पे डेल्टा इंटर स्टार, और एक होता है स्टार इंटर स्टार, ठीक है। और यहाँ पे VV संयोजन होता है ये, तो ये वाइंडिंग संयोजन होते हैं। आप आराम से पढ़ लेना, आपके वो पेज सीधा है। डेल्टा संयोजन, टर्शियरी वाइंडिंग संयोजन, दोस्तों इसमें स्टार स्टार होता है,
तो यहाँ पे क्या होता है, जब लोड बढ़ाते हैं तो न्यूट्रल के ऊपर विभव बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, तो उसे न्यूट्रल खिसकना कहते हैं। अब इस पर न्यूट्रल विभव को कम करने के लिए दोनों स्टार संयोजन के बीच में एक डेल्टा वाइंडिंग डालते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, टर्शियरी वाइंडिंग कहलाती है। तो दोस्तों इसमें हम लिखते हैं स्टार स्टार संयोजन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड बढ़ाने पर न्यूट्रल में विभव पैदा हो जाता है, जिसे न्यूट्रल खिसकना कहते हैं। न्यूट्रल को स्थिर रखने के लिए दोनों वाइंडिंग के मध्य में डेल्टा संयोजित वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जिसे बोलो क्या कहेंगे, टर्शियरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे टर्शियरी वाइंडिंग का मुख्य कार्य वोल्टेज में हार्मोनिक्स को दूर करना तथा स्थिर वोल्टेज करना होता है। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त लोड संयोजन तथा परीक्षण में किया जाता है, और न्यूट्रल को ग्राउंड करने के लिए कौन सी कॉइल, पीटरसन कॉइल का हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक वेरी मोस्ट यह है टीटी संयोजन या फिर स्कॉट संयोजन कहते हैं। इसमें दोस्तों ये तो होता है मैन ट्रांसफार्मर, इसमें जिसमें प्राइमरी ये होती है और सेकेंडरी ये होती है। फिर इस मैन के साथ में एक प्राइमरी ये है और सेकेंडरी ये, तो इसे टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं ये। ठीक है, तो ये एक 50-50% पे जोड़ा जाता है, 1/3 भाग से न्यूट्रल निकाल लिया जाता है। इसकी सेकेंडरी और इसकी सेकेंडरी दोनों में टर्न बराबर होते हैं, तो दो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं, तो मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर। मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य में टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी संयोजन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेन चीज पढ़िएगा कि टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो होती है ना, उसमें 86.6% टर्न लगाते हैं। किसका, टीजर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी होती है उसमें, मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की अपेक्षा, तथा इसके 1/3 भाग से क्या निकालते हैं, न्यूट्रल बिंदु निकाला जाता है। दोनों ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में लपेट संख्या क्या होते हैं, हमेशा बराबर होता है। इसका मुख्य कार्य है 3 फेज को 2 फेज में बदलना। यही लाइन याद रखनी है आपको ज्यादातर। इसका उपयोग 2 फेज से चलने वाली विद्युत भट्टी या कॉफी मशीन या 3 फेज से चलने के लिए प्रयोग किया जाता है। नोट दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर बैंक संयोजन, जहां 3 फेज लाइन में 3 फेज ट्रांसफार्मर उपयोग नहीं करके 3 सिंगल ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करके श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसे बैंक संयोजन कहते हैं। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टता नियमन। तो ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक वोल्टेज मान में होने वाला परिवर्तन दोस्तों क्या कहलाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे तो VNL माइनस VFL अपॉन में VFL आता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि आदर्श यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा 1 से 3% यानी निम्न होना चाहिए। आदर्श के अंदर हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होता है। और ट्रांसफार्मर के सभी पश्चिमी या इकाई पावर ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा धनात्मक होता है, और अग्रगामी पावर फैक्टर पर हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिलता है, ऋणात्मक मिलता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चित्तीकरण फैक्टर या स्टेटिंग फैक्टर या लेमिनेशन फैक्टर। तो इसमें होता क्या है कि ट्रांसफार्मर की कोर का प्रभावी क्षेत्रफल होता है और कोर का भौतिक क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाएगा, चित्तीकरण फैक्टर कहलाता है। इसका मान 1 से क्या होता है, हमेशा कम होता है। इसका उपयोग कोर में चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि स्पेस विंडो फैक्टर। तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का क्षेत्रफल तथा विंडो का क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्पेस विंडो फैक्टर कहते हैं, और इसका मान 1 से क्या होता है दोस्तों, कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर का सिंक्रोनाइजेशन, समांतर क्रम, तुल्यकालीकरण, 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में संयोजित करना तुल्यकालीकरण कहलाता है। भाई 1 2 3 4 अनेक सारे हैं, तो इन सभी को मेरे दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो वही क्या कहलाता है, तुल्यकालीकरण। अब जोड़ने की भी शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं, तो हम कहते हैं सभी ट्रांसफार्मर का फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सभी की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान। सभी का वोल्टेज आउटपुट जो वोल्टेज है वो समान होना चाहिए। क्षमता समान होनी चाहिए, और समान प्रति एकांक प्रतिबाधा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लाभ क्या है, तो यह अतिरिक्त लोड को
आसानी से क्या कर लेता है, सहन। एक ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर अन्य ट्रांसफार्मर सप्लाई चालू रखते हैं। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता दोस्तों क्या होती है, बढ़ती है। बड़े ट्रांसफॉर्मर की तुलना में इनको परिवर्तित करना एक तो क्या होता है, सस्ता यानी आसान भी होता है। इनका जीवन काल बढ़ता जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हानि। यह अधिक स्थान घेरते हैं, यह अधिक आवाज भी करते हैं और इनकी देखभाल करना अधिक मुश्किल होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो समांतर प्रचालन की बात है तो डेल्टा डेल्टा के साथ में डेल्टा डेल्टा जोड़ेंगे, स्टार के साथ स्टार स्टार जोड़ेंगे, स्टार डेल्टा में स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार के साथ डेल्टा स्टार, ठीक है ना। अब समान वाइंडिंग है तो उसमें तो 0 120 ठोक दो, और असमान है यानी डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा तो उसमें 30 डिग्री का क्या होता है, कोण होता है। शून्य भार धारा, ठीक है, ये क्या है, यदि ट्रांसफॉर्मर में लोड न हो, ट्रांसफॉर्मर में लोड नहीं है तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो धारा होती है ना वो शून्य धारा कहलाती है। प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है जिसे शून्य धारा कहते हैं। प्रतीक होता है I0 और मात्रक होता है एम्पियर होता है, ठीक है। सूत्र याद रख लेना, ये वर्किंग धारा का स्क्वायर और यहाँ म्यूचुअल धारा का क्या होता है, स्क्वायर होता है, मैग्नेटिक धारा भी कहते हैं इसको। शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है, 2 से 3% होती है, और लोड धारा अवस्था में ध्यान रखना सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब दोस्तों वेरी मोस्ट लाइन है ये कि शून्य भार धारा में धारा होती है ये वोल्टेज से 75 से 85 75 से 85 75 से 85 डिग्री पश्चगामी होती है, यानी कि ये 0 डिग्री होती है, सॉरी 0 डिग्री की I0 होती है। शून्य भार धारा का कार्य क्या है, तो कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, लोह हानि ज्ञात करना, क्रियाशील धारा ज्ञात करना, और शून्य भार धारा 2 प्रकार की होती है। दोस्तों एक होती है आपके क्रियाशील धारा और एक होती है अक्रियाशील धारा जिसे चुंबकन धारा भी अपन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे दक्षता एफिशिएंसी की। तो दोस्तों नॉर्मल दक्षता हम बार बार पढ़ चुके हैं, आउटपुट बटा इनपुट धारा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद कर लो, एक तो पूरे दिन की आउटपुट ऊर्जा और पूरे दिन की इनपुट ऊर्जा का अनुपात क्या कहलाएगा, पूर्ण दिवस दक्षता कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है वो 95 से 98% होती है। दोस्तों यहाँ पे इसकी जो दक्षता होती है अन्य मशीनों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि इसमें घूमने वाला एक तो भाग नहीं होता। पूर्ण दिवस दक्षता व्यापारिक दक्षता से क्या होती है दोस्तों, कम। अधिकतम दक्षता की शर्त क्या है कि लोह हानि और ताम्र हानि आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। दोनों हानियों का अनुपात क्या होना चाहिए, 1, और दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर। दोस्तों यहाँ ट्रांसफॉर्मर की केवीए क्षमता ज्ञात करना है तो भैया लोह हानि बटे में ताम्र हानि और बाहर की तरफ क्या करना है, 100 से इंटू करना है, ये याद रखना। यहाँ पे ये और देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता लोड पर निर्भर करती है। वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 50% और यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% पर यानी पूर्ण भार पर होती है। ट्रांसफार्मर की क्षमता यानी केवीए या एमवीए में व्यक्त करते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, 0.7 से 0.8 पश्चगामी होता है। पावर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर हमेशा शून्य लोड पर 0.35 होता है, ठीक है। और चुंबकीय घटक कितना होता है, चुंबकीय घटक का पावर फैक्टर हमेशा 0 होता है। ट्रांसफार्मर में ओवरलोड तथा बाहरी शॉर्ट सर्किट दोष से सुरक्षा करने के लिए डिले फ्यूज काम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग फेज दोष अर्थिंग दोष की सुरक्षा करता है। दोस्तों हानि हमने पढ़ी ली कि एक तो होती है ताम्र हानि जो परिवर्तित चर अस्थिर प्रतिरोध और ओमिक हानि कहलाता है। यहाँ पे कारण की बात करते हैं तो वाइंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा व प्रतिरोध के कारण लोड कम करके होता है। यह लोड पर निर्भर होती है, आवर्ती पे निर्भर नहीं होती, और यह एसी डीसी दोनों पर होती है। ताम्र हानि जो होती है I²R के बराबर होती है, तो यहाँ I² के समानुपाती होती है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ताम्र हानि का जो परीक्षण किया जाता है वो शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ, और यहाँ पे कह सकते हैं कि फुल लोड टेस्ट, तो ये ध्यान रखना शॉर्ट होता है वही फुल होता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये है आपकी नेक्स्ट आती है लो हानि, जिसे आयरन
लॉस या कोर हानि, चुंबकीय हानि, स्थिर हानि, कांस्टेंट हानि, अचल हानि, अपरिवर्तित हानि, मैग्नेट हानि, फेरस हानि आदि नाम से दोस्तों जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यह आवृत्ति पर निर्भर होती है दोस्तों, और ये ध्यान रखना ये केवल एसी पे होती है, डीसी पे कार्य नहीं होती है। परीक्षण, ओपन सर्किट टेस्ट यानी खुला परिपथ परीक्षण होता है, नो लोड यानी शून्य भार परीक्षण होता है, और हानि दो प्रकार की होती है। यहाँ पे स्ट्रेसिस हानि जिसे मंदायन हानि या शैथिल्य हानि भी अपन कहते हैं। कारण क्या है, तो एसी परिवर्तित के कारण लोह करोड़ का बार बार दोस्तों क्या होता है, चुंबकित होता है। निवारण की बात करते हैं तो लोहा करोड़ में 3 से 5% सिलिकॉन मिला करके दोस्तों हम इस दोष को दूर करते हैं। नेक्स्ट, एडी करंट हानि, भंवरधारा हानि, झोंकेदार हानि या फुकाल्टो हानि कहते हैं। तो कारण क्या है कि लोहा करोड़ में दोस्तों उत्पन्न ऊष्मा या प्रतिरोध के कारण जो हानि होती है वही क्या कहलाती है, एडी करंट। निवारण क्या करो कि लोहा करोड़ को दोस्तों क्या कर दो, पटलित कर दो, सस्तापित कर दो, स्टैंपिंग कर दो यानी पत्ती नुमा कर दीजिए, लेमिनेशन करते हैं। और लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो 0.35 से 0.50। दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सीधा कि डब्ल्यू ई बराबर के बी मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर होता है। तो इसमें जो एडी करंट आनी होती है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, इसमें मरमर दोष यानी हमिंग दोष या हम दोष भी होता है। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर ऐसे परिवर्तन के कारण कंपन करती है जिसके कारण आवाज उत्पन्न होती है, उसे मरमर या हमिंग दोष कहते हैं। तो मैग्नेटो स्ट्रैक्शन के कारण ये आवाज आती है। निवारण क्या है कि कोर को अच्छी तरह वार्निश युक्त करके हमिंग दोष को दोस्तों हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। और इस दोष का पता लगाने के लिए नमूना परीक्षण हम प्रयोग करते हैं। चुंबकीय विरूपण या मैग्नेटो डिस्टोर्शन, कोर का बार बार चुंबकित व विचुंबकित परिवर्तन के कारण कोर का संकुचित व विस्तारित होना चुंबकीय विरूपण कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे परीक्षण विधियां। यहाँ पे हम बात करेंगे सीधा कि खुला परिपथ परीक्षण। अब दोस्तों खुला परिपथ को ही हम क्या कहते हैं, शून्य भार परीक्षण या नो लोड कहते हैं। क्या क्या ज्ञात करेंगे, इस परीक्षण द्वारा लोहे हानि, टर्न अनुपात या चुंबकीय प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं। इससे नो लोड धारा भी ज्ञात करते हैं दोस्तों। इसकी सेकेंडरी में अधिक लपेट होते हैं तथा इसे खुला रखा जाता है। किसे, नो लोड को। इसकी प्राइमरी में निम्न लपेट होते हैं तथा इसमें धारा 2 से 3% होती है। एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर निम्न क्षमता में होते हैं। जबकि द्वितीयक वाइंडिंग ओपन सर्किट होती है तो दोस्तों यहाँ प्राथमिक में प्रेरकत्व का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लघु परिपथ परीक्षण यानी शॉर्ट सर्किट या फुल लोड टेस्ट। अब दोस्तों इसमें क्या क्या ज्ञात करेंगे, तो इस परीक्षण में एक तो ताम्र हानि ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे, प्रतिघात ज्ञात करेंगे, शॉर्ट सर्किट ज्ञात करेंगे, लीकेज धारा ज्ञात करेंगे। यही वेरी वेरी मोस्ट है बस, और इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो इसमें द्वितीयक वाइंडिंग को क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है, और टर्न संख्या निम्न होती है सेकेंडरी में। प्राइमरी में टर्न संख्या अधिक होती है और इसमें 5 से 7 गुना अधिक धारा प्रवाहित होती है। द्वितीयक वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है तो प्राथमिक वाइंडिंग का प्रेरकत्व क्या होता है, घटता है। एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर उच्च क्षमता के होते हैं और यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला आता है संपनर परीक्षण, जिसे बैक टू बैक परीक्षण या विभव परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण के द्वारा दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, वोल्टेज रेगुलेशन, तापमान हानियां आदि ज्ञात करते हैं। इसमें 2 आदर्श ट्रांसफॉर्मर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। दोस्तों इसमें 3 सीटी और 3 पीटी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि परीक्षण में प्रति घंटे किसका परीक्षण करेंगे, लोड का, प्रतिदिन सिलिका जेल का, प्रति माह तेल लेवल का, प्रति 3 माह बुश इंसुलेटर का, प्रति 6 माह टैंक का, प्रति वर्ष ऑयल का, और यहाँ प्रति 2 वर्ष संपूर्ण ट्रांसफॉर्मर का हम क्या करते हैं दोस्तों, परीक्षण करते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये था आपका पूरा संपूर्ण ट्रांसफॉर्मर था। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपके लास्ट समय में ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा दोस्तों। इसको आराम से आप देख के और जरूर जाना दोस्तों।
इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना दोस्तों। इतना सा मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, और बाकी आपसे कुछ नहीं कह रहा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।